डीएनएस सर्वर देख रहे थे हम लोग। कैशिंग ऑनली कल देखा था हम लोगों ने। कैशिंग ऑनली मैंने बताया था कि जो डीएनएस सर्वर है वो रूट हिंट फाइल के थ्रू नेम्स रिजॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन और था उसमें फॉरवर्डर का, फॉरवर्डर के थ्रू भी हम नेम रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। कैशिंग ऑनली सर्वर पे फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। फॉरवर्डर हम किस पे कॉन्फ़िगर करेंगे? ऐसे डीएनएस सर्वर पे जो किसी जोन के लिए काम कर रहा हो, कि अपने डोमेन का नाम वो रिजॉल्व कर लेता है, बाहर के डोमेन्स के नाम वो या तो रूट हिंट फाइल से रिजॉल्व कर ले या किसी फॉरवर्डर के थ्रू कर ले, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ टेस्ट करने के पर्पज से फॉरवर्डर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि कैशिंग ऑनली सर्वर हम बनाते ही इसीलिए है कि दूसरे लोग इस डीएनएस सर्वर को यूज करें एज ए फॉरवर्डर। बात समझ में आ रही है ना? जैसे 8.8.8.8 मैंने आपको बताया था, वो एक कैशिंग ऑनली सर्वर है, तो वो रूट इन फाइल से नेम्स रिजॉल्व करता है ना। तो कैशिंग ऑनली सर्वर को किसी दूसरे कैशिंग ऑनली सर्वर का एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, फिर से ओपन कर लेते हैं। etc में named.conf, इसमें आपको बताया था कि ये रिकर्शन यस पे सेट होना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे कर लो, रिकर्शन के ठीक नीचे। इसमें देखो 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो हम इसमें ट्राई कर रहे हैं दैट इज फॉरवर्डर अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो फॉरवर्डर या फॉरवर्डर्स होता है शायद, तो भी लिखना नहीं, टेस्ट कर लेते हैं एक बार। 8.8.8.8 तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि इसके पास रूट इन फाइल तो है ही। अभी ये क्या कर रहा है कि रूट इन फाइल से नाम रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फॉरवर्डर भी कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उसको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। रूट इन फाइल का ऑप्शन भी इसके पास है और फॉरवर्डर का ऑप्शन भी है, दोनों है। तो दोनों में से पहले किसको यूज करेगा? तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है कि अगर दोनों चीजें इसके पास हैं तो ये पहले रूट हिंट फाइल को ट्राई करता है, ठीक है। फॉरवर्डर बाद में यूज करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि फॉरवर्डर को पहले ट्राई करें तो नीचे ही हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे फॉरवर्ड फर्स्ट, ठीक है। क्या इसको हम ऐसा करते हैं, पहले से ट्राई करते हैं फॉरवर्ड ऑनली से। फॉरवर्ड ऑनली अगर हम कर देंगे तो इसका मतलब है रूट हिंट फाइल को यूज मत करो, सिर्फ फॉरवर्डर को यूज करो। डायरेक्टिव में कुछ दिक्कत है, मेरे ख्याल से स्पेस है वहां पे, डैश नहीं है। तो ट्राई करें नाम ns lookup www.rediff.com, ठीक है। नाम रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नाम है ये फॉरवर्डर के थ्रू रिजॉल्व हो रहा है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे ये फॉरवर्डर के थ्रू ही रिजॉल्व हो रहा है? इसमें हमने लिखा है फॉरवर्डर्स में आईपी डाला और नीचे लिखा है फॉरवर्ड ऑनली, है ना। फॉरवर्ड ऑनली से ये होता है कि वो सिर्फ फॉरवर्डर को यूज करता है, रूट हिंट फाइल को यूज नहीं करता है।
तो अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं कि रूट हिंट फाइल यूज नहीं हो रही है, तो फॉरवर्डर में अभी हमने एक डीएनएस सर्वर का आईपी डाला है। यहाँ पे आप ऐसा कोई आईपी डाल दो जो कि डीएनएस सर्वर नहीं है। हमने यहाँ पे डाला से 192.168.1.151, यहाँ से 1.159, कोई भी एक आईपी जो डीएनएस सर्वर नहीं है, राइट। तो अब ये फॉरवर्डर को ट्राई करेगा, इसे नाम रिजॉल्व होगा नहीं। अगर रूट हिंट फाइल काम कर रही होती तो ये नाम रिजॉल्व हो जाता, है ना। तो अब अगर ये नाम रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ फॉरवर्डर को भेज रहा है, रूट हिंट फाइल को यूज नहीं कर रहा है। फिर से किया हमने, ठीक है। कनेक्शन टाइम्ड आउट, नो सर्वर्स कुड बी रीच्ड। ठीक, तो 4 ऑप्शन हैं देखो इसमें। अगर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा अलग से, तो वो सिर्फ रूट हिंट फाइल को यूज करता है। ठीक है, पहला, अगर आपने कुछ नहीं लिखा। सेकंड ऑप्शन, अगर आप लिखते हैं फॉरवर्डर्स और इसके आगे आप कोई आईपी दे देते हैं फॉरवर्डर में, तो इस केस में वो पहले यूज करेगा रूट हिंट फाइल को, देन अगर उससे नाम रिजॉल्व नहीं कर पाया तो फॉरवर्डर को यूज करेगा। तीसरा ऑप्शन, अगर आप लिखते हैं फॉरवर्डर्स वाली लाइन और फिर उसके आगे, अब यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं फॉरवर्ड फर्स्ट, तो इस केस में पहले वो फॉरवर्डर को यूज करेगा, उसके बाद रूट हिंट फाइल को यूज करेगा। और चौथा ऑप्शन, अगर आपने फॉरवर्डर डाला और साथ में यहाँ पे आपने लिखा फॉरवर्ड ओनली, तो ये सिर्फ फॉरवर्डर को यूज करेगा, रूट हिंट फाइल को यूज नहीं करेगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, सिर्फ रूट हिंट फाइल, पहले रूट हिंट फाइल देन फॉरवर्डर, पहले फॉरवर्डर देन रूट हिंट फाइल, या सिर्फ फॉरवर्डर। इसमें भी सेमीकोलन आएगा। इसमें लिखने का सिंटैक्स ध्यान रखना, फॉरवर्डर्स के बाद स्पेस है और ये जो 8.8.8.8 हमने लिखा है, देन ये सेमीकोलन, इसके पहले और बाद में भी स्पेस है,
मतलब ब्रैकेट शुरू करने के बाद और ब्रैकेट बंद करने से पहले स्पेस होगा। आईपी एड्रेस लिखने के बाद सेमीकोलन लगेगा और ब्रैकेट बंद करने के बाद भी सेमीकोलन लगेगा। अगर आप ये सेमीकोलन वगैरह मिस कर देंगे तो सर्विस रीस्टार्ट या स्टार्ट नहीं होगी, एरर आएगा। दिखा रहा हूँ, ये लिख लिया। ये इसको टेस्ट आप एक तरीके से और भी कर सकते हो। हो गया नहीं? इसको टेस्ट करें एक तरीका, देखो और भी क्या है। इसको देखो, अगर हम फॉरवर्ड ऑनली ना करें, या ये लाइन ही हम हटा देते हैं। अगर इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है फॉरवर्डर्स, तो क्या होगा, पहले रूट इन फाइल यूज करेगा, उसके बाद फॉरवर्डर को यूज करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब हम एनएस लुकअप से देखते हैं तो हमें सिर्फ आईपी एड्रेस दिखता है। ठीक है, बाकी डिटेल्स नहीं दिखती। बाकी डिटेल्स का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सर्वर या क्लाइंट नाम रिजॉल्व कराता है तो उस आंसर को अपनी कैश में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो देखो अगर हम रूट हिंट फाइल यूज करेंगे, जैसे सपोज करो कि yahoo.com का जो डीएनएस सर्वर है, ठीक है, उसके डेटाबेस में जो रिकॉर्ड पड़ा है उसका अपना एक टीटीएल है, टाइम टू लिव, कि रिकॉर्ड कितनी देर के लिए वैलिड है। टीटीएल मैंने बताया था आपको कि कितनी देर के लिए कैश में रख सकते हैं। तो याहू के डीएनएस सर्वर पे सपोज है कि जो रिकॉर्ड है वो आधे घंटे के लिए वैलिड है, 30 मिनट के लिए। ठीक, अब हमारे कैशिंग ऑनली सर्वर को किसी ने रिक्वेस्ट भेजी याहू के बारे में जानने की। कैशिंग ऑनली सर्वर ने आंसर याहू से पता किया और अपनी कैश में स्टोर कर लिया। तो जैसे ही उसने पता किया ये रिकॉर्ड उसके डेटाबेस कैश में आधे घंटे के लिए वैलिड है, अब मान लो 15 मिनट बीत गए तो उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड 15 मिनट के लिए वैलिड और है अभी, तो टीटेल घट के 15 मिनट हो गया ना। अब इस टाइम पे अगर हमारे कैशिंग ऑनली सर्वर को कोई अगर याहू की रिक्वेस्ट भेजता है तो कैशिंग ऑनली सर्वर उसको जो आंसर देगा वो आंसर 15 मिनट के लिए वैलिड होगा। होगा मतलब अगर आप याहू के डीएनएस सर्वर से पूछेंगे तो वो जो रिकॉर्ड देगा वो आधे घंटे के लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर आप कैशिंग ऑनली सर्वर से पूछेंगे तो उसकी कैश में वो रिकॉर्ड का जितना टाइम बचा होगा वो उतना टाइम बताएगा आपको। बात समझ पा रहे हैं? तो फिर तो दोबारा पता करेगा वो रूट इन फाइल से। तो अभी क्या है, अभी हमने सेट किया है कि वो पहले रूट इन फाइल को यूज करो। ठीक है, तो अभी अगर हम नाम रिजॉल्व कराएं सपोज, और टाइम इसमें एनएस लुकअप में नहीं दिखता है तो आपको एक दूसरी कमांड यूज करनी पड़ेगी, दैट इज डिग, है ना। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कमांड्स, डिटेल्स कैसे देखते हैं इनकी। तो सपोज हमने किया डिग, काम इसका भी वही है लेकिन इसका आउटपुट थोड़ा अलग तरीके से आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा डिग www.yahoo.com। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो आंसर आ रहा है इसमें दिखा रहा है कि ये रिकॉर्ड जो है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है ना। कहाँ गया क्वेश्चन सेक्शन, आंसर सेक्शन, 6, ओनली 6, बहुत कम है। किसी और के लिए देखें।
और क्या ट्राई करें इसमें। इसको हम अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं 7ltech.in। अब इसमें जैसे आ रही है 14,399 सेकेंड्स, है ना, इतने टाइम के लिए रिकॉर्ड वैलिड है। अब यही क्वेरी जब हम दोबारा भेजेंगे सेकेंड टाइम, ठीक है, तो इसमें जो आंसर हमें मिलेगा वो 14,380 दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड टाइम क्वेरी जाएगी नहीं। फर्स्ट टाइम जब उसने भेजी क्वेरी तो आंसर मिला, आंसर उसने लोकल कैश में स्टोर कर लिया। तो अब ये जो आंसर दिखा रहा है ये लोकल कैश से आ रहा है, क्वेरी से नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हैं, क्वेरी बाहर नहीं गई है, लोकल कैश से दे रहा आंसर। और कैश में जो टाइमर है वो घटता जा रहा है, 354 हो गया, घटते घटते 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो रिकॉर्ड कैश से हट जाएगा और फिर ये दोबारा क्वेरी भेजेगा उधर बाहर। समझ पा रहे हैं ना? yes, ओके। अब इसी में फिर से एक बार जरा हम उसके लिए देखते हैं, याहू के लिए, yahoo.com। जैसे ये अब अगेन याहू के लिए दिखा रहा है ये 39, है ना। रिकर्शन फॉरवर्डर्स, और हमने अगर यहाँ पे किया सपोज फॉरवर्ड ओनली, सर्विस रीस्टार्ट, अब इसमें ये जो वो है क्या कहते हैं इसको, थोड़ा अलग कर रहा है काम, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आ नहीं रहा आंसर। एक्चुअली इसमें हम टाइम दिखाना चाह रहे थे लेकिन ये वैसे हो नहीं रहा है। चलो अच्छा इसको छोड़ दो एज इट इज, अभी इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो कैशिंग ओनली में इतना ही था, है ना। बाय डिफॉल्ट आप डीएनएस सर्वर जब इंस्टॉल करते हैं तो उसकी named.conf में सिक्योरिटी वाली लाइन से आप कमेंट बना दीजिए डीएनएस एक वाली और सर्विस स्टार्ट कर लीजिए, तो आपका सर्वर एज ए कैशिंग ओनली सर्वर काम करने लगता है, जो रूट इन फाइल से नाम रिजॉल्व कराता है। अगर आप फॉरवर्डर यूज करना चाहें तो फॉरवर्डर वाली लाइन्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये बात इतनी है। सेकंड इसमें है कि अब सपोज करिए कि हमारा अपना खुद का डोमेन है example.com, abc.com, ऐसा कुछ भी, और हम चाहते हैं कि इस डोमेन के लिए एक डीएनएस सर्वर बनाए। जैसे भी हम yahoo.com या rediff.com या google.com के लिए क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, तो जो आंसर है वो हमें याहू, गूगल या डीएनएस के रेडिफ उनके डीएनएस सर्वर से मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर हम अपने डोमेन के लिए एक डीएनएस सर्वर बनाना चाहते हैं, राइट, तो ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc में named.conf, इसमें जो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि आपका डीएनएस सर्वर जो है वो कौन से डोमेन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइल जब आप ओपन करेंगे, इसमें सबसे नीचे की तरफ ये जोन वाला देख रहे हो आप, ब्लॉक है इसमें एक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नाम आ रहा है ये आपकी रूट इन फाइल का नाम है। तो आपको इस तरीके से जोन डिफाइन करनी पड़ती है। जोन का मतलब है कि डीएनएस सर्वर कौन से डोमेन के लिए काम कर रहा है, राइट। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से आएगा, जोन स्पेस देन डबल कोट्स में हम अपने डोमेन का नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा सपोज कि हमारा जो डोमेन है वो abc.com है मान लो, ठीक। स्पेस क्लास का नाम, क्लास हमेशा आईएन ही रहता है, आईएन का मतलब होता है इंटरनेट, देने ब्रैकेट, फिर नीचे टाइप। टाइप में क्या है कि देखो किसी भी डोमेन के लिए जब हम पहला डीएनएस सर्वर बनाते हैं तो वो मास्टर या प्राइमरी डीएनएस सर्वर होता है, उसके बाद जो भी बनाते हैं वो स्लेव या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर्स होते हैं। तो टाइप में आएगा मास्टर, कि ये मास्टर डीएनएस सर्वर है, या ये जो जोन है वो मास्टर जोन है। देन फाइल, फाइल भी डबल कोट्स में लिखते हैं। फाइल का मतलब है कि जो डीएनएस सर्वर है हमारा वो abc.com का डेटाबेस कहाँ पे और किस फाइल में स्टोर करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड्स हैं उसके, एसओए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, ये सब कहाँ स्टोर करेगा। तो मैंने आपको दिखाया था कि /var में named ये डायरेक्टरी होती है, इसी में आप एक फाइल क्रिएट, अभी हम करेंगे की नहीं है लेकिन हम नाम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि /var named में
और पहचानने के लिए हम फाइल जो बनाते हैं उसका नाम जोन के नाम से ही रखते हैं, है ना, abc.com डॉट, अब इसके आगे आप डॉट चाहे फाइल लिख दो, एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डॉट फाइल डॉट जोन डॉट db, मतलब इस तरह की चीजें लोग यूज करते हैं यहाँ पे ऐसे। abc.com के लिए हमारा डीएनएस सर्वर काम करे एज ए मास्टर सर्वर, और इसका जो डेटाबेस है वो वायर नेम्ड में abc.com.db इस फाइल में हम स्टोर करेंगे, ठीक है। अब जिस नाम से डोमेन, क्योंकि एक्चुअली में ये देखो क्या है ना, abc.com जो है ये नाम हम कहीं से, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जब डोमेन नेम लेना होता है तो इंटरनेट से आपको रजिस्टर कराने पड़ते हैं, लेकिन ये हम अपना प्राइवेट वो बना रहे हैं, मतलब आप समझो जैसे हम इसको इंट्रानेट में यूज कर रहे हैं, इसका इंटरनेट से नहीं मतलब है अभी कोई, ये इंट्रानेट पे काम कर रहे हैं ठीक है। अगर वैसे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उधर से लेना पड़ेगा जो नाम आपने रजिस्टर कराया है, फिर उसके लिए आप डीएनएस बना सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे किया एक चीज और, अलाउ डैश ट्रांसफर, और इसको हमने सेट किया नन। ये क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक्चुअली में जब हम सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाएंगे तो प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो है वो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के साथ में जोन ट्रांसफर करेगा रिकॉर्ड्स। तो अभी हमने सेकेंडरी बनाया नहीं है, इसलिए हमने अलाउ ट्रांसफर जो है वो नन पे सेट कर दिया कि अभी किसी के साथ जोन ट्रांसफर नहीं करना है। जब हम सेकेंडरी वाला बनाएंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी सर्वर का आईपी लिखेंगे। तो ये यहाँ का काम तो मतलब इस फाइल में हमें इतना ही लिखना है कि जोन हमारी abc.com होगी, टाइप मास्टर होगा, फाइल यहाँ पे इस नाम से बनाएंगे, और हम जोन ट्रांसफर फिलहाल किसी के साथ नहीं करेंगे। एडीसी वायर नेम डे में आपको ये एंट्री करनी है। वो रूट जोन है, रूट डोमेन, डॉट जो है वो रूट डोमेन को डिनोट करता है। रूट डोमेन के लिए उन्होंने बताया है कि जो फाइल उसकी इंफॉर्मेशन है कि रूट जोन में जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे हैं, namd.ca में। तो जितने भी हमारे रूट सर्वर्स उनका इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। रूट इन फाइल है ना, इसलिए मास्टर और स्लेव नहीं है ये। जितने भी नेटवर्क जो रहते हैं, जैसे सर यहाँ का जो आईपी स्टार्ट है वो 192.168.1. तो सर लगभग सारे जगह तो यहीं से स्टार्ट होते हैं 192.160.1 ही। तो सर कैसे आइडेंटिफाई इसको देखो ऐसा समझो, क्या समझाएं, इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे सपोज करो कि एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, किसी क्लास में, क्लास 10th में मान लो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हर एक क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो उन्होंने क्लास में क्या किया, बच्चों को रोल नंबर दे दिए कि क्लास 10th में जो पहला बच्चा उसका रोल नंबर 1 है, दूसरे का रोल नंबर 2, इस तरीके से। अब सपोज करो कि जो स्कूल है वो है सीएमएस, ठीक है। तो सीएमएस में जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं उनका रोल नंबर 1 से शुरू होता है, मान लो 50 तक जाता है, ठीक है। अब दूसरा स्कूल है मान लो डीपीएस, ठीक है। डीपीएस में भी क्लास 10th है, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी रोल नंबर 1 से लेके शुरू होता है, 1 से 50, 1 से 40 कुछ ऐसा, बात समझ में आई। तो वैसे ही इसमें क्या है कि यहाँ पे हम अपने नेटवर्क में 192.168.1 यूज कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में नेटवर्क में ये यूज कर रहे हैं, फिर मैं अपने घर पे भी ये यूज कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये क्या है, ये एक प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट का मतलब कि डीपीएस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, उनका सीएमएस के क्लास 10th वाले बच्चों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम सेम नंबर दोनों जगह यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा।
क्लियर है इतनी बात? लेकिन जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट पे भी आपको यूनिक आईडी चाहिए। तो इंटरनेट पे ये जो आईपीज है 192.168 वाली प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, इंटरनेट पे पब्लिक आईपी चाहिए होती है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस हम अपने हिसाब से असाइन नहीं करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस जो है आईएसपी देता है, ठीक है। लेकिन अब उसमें चैलेंज ये है कि हम हर पीसी को पब्लिक आईपी नहीं दे सकते। तो जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपका जो मॉडेम या राउटर होता है उसको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। और बाकी जितने पीसी जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो उसकी पब्लिक आईपी को यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं, है ना। ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, या इसको मास्क्यूरेडिंग भी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि हमने मैं उसमें पढ़ाया था आपको फायरवॉल में, मास्क्यूरेडिंग वो यही है ना। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आगे फिर से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसमें क्या बता रहा था मैं आपको बात, हाँ। अब स्कूल वाले एग्जाम्पल से अगर आप रिलेट करो इसी को, कि क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग स्कूल्स में, उनको रोल नंबर 1 से ही मिल रहे हैं, 1 से 40, 1 से 50। अब जब ये बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, है ना, तो बोर्ड एग्जाम को आप समझ लो कि वो इंटरनेट है। तो बोर्ड में हर बच्चे को अब अगेन एक यूनिक रोल नंबर मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, वो कॉमन नहीं होगा ना। मतलब चाहे वो बच्चा सब सीएमएस का हो, चाहे वो डीपीएस का हो, किसी भी स्कूल का हो। अब बोर्ड में जैसे सपोज करो कि इंडिविजुअली एक स्कूल में 50 थे, दूसरे में 40 स्टूडेंट थे, और ऑल ओवर इंडिया सपोज करो कि 5 लाख बच्चे हैं, तो उन 5 लाख बच्चों को अब जो रोल नंबर मिलेगा बोर्ड वाला, वो यूनिक होगा, वो तो सेम नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं ना? तो वैसे क्लास में जो यूज कर रहे हैं वो प्राइवेट आईपी है, वो उस पर्टिकुलर स्कूल में उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है उस क्लास में, लेकिन बोर्ड वाला रोल नंबर उसको ऑल ओवर इंडिया यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वैसे ही 192.168.1 वाली जो आईपी यूज कर रहे हैं आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो 6, 7, 8, 10 पीसी हैं, ये इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट पे पब्लिक आईपी यूज करते हैं तो वो पूरे इंटरनेट पे हमें यूनिकली यूनिक आइडेंटिटी देता है। सर तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपका कोई भी पब्लिक आईपी जो है वो प्राइवेट आईपी कुछ भी रहे और पब्लिक आईपी कुछ भी रह सकता है। हाँ, प्राइवेट आईपी आप कोई भी यूज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट पे नहीं जाता है। आपका पैकेट आपके पीसी से चलेगा, आपके राउटर तक जाएगा। राउटर से जब आपका पैकेट आगे बढ़ेगा तो वो राउटर की पब्लिक आईपी लेके जाएगा, आपका प्राइवेट आईपी लेके नहीं जाएगा, वहां ट्रांसलेट हो जाती है आईपी, ठीक है। तो इस फाइल में हमें इतना ही लिखना था। नेक्स्ट फिर हमें यहाँ पे जो है वो जोन वाली फाइल क्रिएट करनी है, डेटाबेस वाली। तो हम डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, हम cd/var/named इस डायरेक्टरी में चले गए। अब यहाँ पे ls से आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारी फाइल्स पहले से बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे इसमें से आपने ये named.ca वाली फाइल देखी थी कि ये रूट हिंट फाइल है। अब इसी में क्या है, जैसे ये जो आप देख रहे हो named.empty, named.localhost, named.loopback, ये पहले से कुछ डेटाबेस वाली फाइल्स जो है वो बनी हुई हैं, राइट। तो अगर किसी को आप पढ़ना चाहो तो हमने किया लेस named.localhost। तो कुछ ये सिंटैक्स है डेटाबेस में रिकॉर्ड्स लिखने का, ठीक है। मतलब एक्चुअली मुझे पता नहीं कि रिकॉर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको सिंटैक्स जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे टिपिकल जो है सिंटैक्स है वो एसओए रिकॉर्ड का ही है, बाकी तो सिंपल रिकॉर्ड्स होते हैं, समझ जाएंगे अब। तो हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमें अपनी फाइल बनानी है, लेकिन हम अगर वैसे फाइल बनाएंगे तो वो शुरू में क्या होगी, ब्लैंक। तो बजाय इसके कि हम ब्लैंक फाइल बनाएं, हमने ये वाली जो फाइल है named.localhost, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे abc.com वहां पे क्या नाम दिया था, db, इस नाम से पेस्ट कर दिया। तो ये जो फाइल हमारी बनेगी abc.com db, इसमें वो वाली इंफॉर्मेशन आ गई क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है ना। मतलब ब्लैंक नहीं होगी इसमें named.localhost में जो रिकॉर्ड पहले से पड़े थे वही इसमें भी आ जाएंगे। तो अब हम इसको एडिट करते हैं, abc.com.db को कॉपी करने के बाद। ये इसका सिंटैक्स थोड़ा सा टिपिकल है और समय भी कम है, तो इसमें कुछ चीजें हम कर रहे हैं, बाकी चीजें बाद में कल करेंगे।
इसमें सबसे पहली चीज आ रही है डॉलर टीटीएल, ठीक है। इसको हम एज इट इज छोड़ रहे हैं, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके नीचे लेकिन हमने एक लाइन लिखी, जो आपको पूरी फाइल लिखनी है ना, जब मैं चेंज कर लूँ तो, जैसे लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे हमने लिखा डॉलर ऑरिजिन, और ये हमने डाला abc.com डॉट। इस फाइल में आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी डोमेन का नाम आएगा उसमें आखिरी वाला डॉट भी लगेगा। अगर ये मिस कर देंगे तो ये जोन लोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, डॉलर टीटीएल 1D, मतलब कि हमारा जो टाइम टू लिव है वो 1 दिन का होगा। ऑरिजिन का मतलब हम जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमने पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया से PC1, तो उसके नाम के आगे ये डोमेन का नाम अपने आप लग जाएगा, ठीक। तीसरा फिर यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये रिकॉर्ड है SOA रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। ये जो है ये नेम सर्वर रिकॉर्ड है, ये आपका होस्ट रिकॉर्ड है आईपी वर्जन 4 के लिए या आईपी वर्जन 6 के लिए, ठीक है। तो इनको हम चेंज करेंगे। ये जो SOA रिकॉर्ड है, ये यहां से लेके यहां तक इतना है। ये मैंने आपको SOA रिकॉर्ड में बताया था, कई सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो SOA रिकॉर्ड में जो पहला वाला @ साइन है, इसको आप एज इट इज रहने दो। इसमें जो सेकंड @ साइन आ रहा है, जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां पे आप क्या करते हैं, अपने DNS सर्वर का नाम लिखते हैं। तो हमारे सर्वर का नाम है server9.abc.com, ठीक, कि ये हमारा प्राइमरी DNS सर्वर इस जोन का। फिर ये जो आ रहा है rname.invalid, इसमें अगेन ये कॉम के बाद डॉट लगेगा, rname.invalid। यहां पे हम रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखते हैं कि हमारे DNS सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा सपोज एडमिन डॉट, @ साइन नहीं आता इसमें, admin.abc.com डॉट, देन सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, डेट देन सीरियल नंबर, तो हमने डाला 2015 महीना से दिसंबर का, और तारीख हो गई आज 10। सीरियल नंबर मान लो डाल दिया 01, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हम पहला चेंज कर रहे हैं। इसके आगे ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो मैं टैब से खिसका रहा हूं, सीरियल, रिफ्रेश, रिट्राई, ये कमेंट्स हैं। इस फाइल में अगर आपको किसी चीज को कमेंट बनाना है तो वो सेमी कोलन से बनेगा, इससे, इसमें हैश नहीं चलता इस फाइल में। इस फाइल में अगर आप कहीं पे हैश लगा देंगे तो अगेन ये जोन लोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये कमेंट्स हैं सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लिखना है वो सीरियल नंबर होगा, उसके बाद रिफ्रेश इंटरवल, देन रिट्राई इंटरवल, देन एक्सपायरी, देन मिनिमम टीटीएल, ठीक है। तो सीरियल नंबर हो गया। अब रिफ्रेश इंटरवल इन्होंने लिया है 1 दिन का, कि सेकेंडरी सर्वर जो है वो प्राइमरी को 1-1 दिन पे कांटेक्ट करेगा। हम कम कर रहे हैं, इसको हमने डाल दिया से 1 आवर, कि हर 1 घंटे पे करो। रिट्राई इंटरवल हमने कर दिया 10 मिनट का, कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो हर 10 मिनट पे रिट्राई करो। जोन हमने कहा कि अगर सेकेंडरी सर्वर उसको 24 घंटे तक कांटेक्ट ना कर पाए तो अपने डेटाबेस एक्सपायर कर ले। और मिनिमम टीटीएल इसमें 3 घंटे का है, इसको हम चलो रहने लो, 3 घंटे की कोई दिक्कत नहीं है इससे। देन अब इसमें ये रिकॉर्ड आ रहा है NS रिकॉर्ड, थोड़ा खिसका लेते हैं सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए, वैसे कोई जरूरत नहीं खिसकाने की। NS रिकॉर्ड बताता है कि हमारे डोमेन में कौन सा सर्वर है जो एज ए DNS सर्वर काम कर रहा है। इसका सिंटैक्स ऐसे होगा, NS ये हो गया रिकॉर्ड का टाइप, है ना, और जहां पे @ आ रहा है, मतलब इसके ठीक बाद आप यहाँ पे ये लिख सकते हो सर्वर का नाम, तो server9.abc.com डॉट। अब इसी में एक रिकॉर्ड इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं, विच इज MX रिकॉर्ड, कि इस डोमेन में कौन सा सर्वर है जो ऐसे मेल सर्वर काम कर रहा है। मेल सर्वर कोई है नहीं हमारे पास, ठीक है, लेकिन DNS में हम रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। तो इसमें जो है MX के बाद आपको प्रायोरिटी भी लिखनी पड़ती है, प्रायोरिटी में समझा दूंगा आपको आगे। और सपोज हमने यहाँ पे लिखा कि server12.abc.com, ये हमारा मेल सर्वर है, ठीक। देन ए रिकॉर्ड्स में मैपिंग करते हैं। ए रिकॉर्ड्स का एक सिंटैक्स यहाँ पे आ रहा है, आप चाहो तो इसी सिंटैक्स में एंट्री कर लो, जैसे ये है। तो इसमें सबसे पहले आता है नाम, तो नाम पहले तो हम DNS सर्वर का ही नाम लिखते हैं कि server9 जो है, अभी देखो हम इसके आगे abc.com नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके आगे ये यहां से उठा लेगा ओरिजिन से। तो हमने लिखा server9 रिकॉर्ड का टाइप A, और यहाँ पे हमने डाला कि इसका जो IP एड्रेस है वो 192.168.1.140 है, ठीक है।
देन ऐसे जितने रिकॉर्ड्स आपको डालने हो, जैसे सर्वर 12 ए रिकॉर्ड, इसका IP 192.168.1.141 है। देन से विंडोज 7, इसका IP 192.168.1.151 है, ठीक है। देन से PC2, इसका IP 192.168.1.35 है, ठीक है। इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स आप जितने डालना चाहो डाल सकते हो। इसी में फिर हम नीचे जो है ये IP ओरिजिन 6 नहीं कर रहे हैं, हटा देते हैं। एलियास क्रिएट कर सकते हैं, सेकेंडरी नेम, जैसे हमने कहा कि www, ये सेकंड नेम है किसका, हमने लिखा यहाँ पे से server9.abc.com का। फिलहाल हम इसमें इतने ही रिकॉर्ड्स डाल रहे हैं, ठीक है। इस फाइल में TTL है, ओरिजिन है, पहला SOA रिकॉर्ड है, देन नेम सर्वर रिकॉर्ड है, देन मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड है, कुछ होस्ट रिकॉर्ड्स पड़े और एक सी नेम या एलियास वाला रिकॉर्ड पड़ा, ठीक। ये फाइल हमने सेव की, बाहर आ गए। अब इसमें देखो क्या है कि ये जो फाइल, इसकी अगर आप परमिशन देखोगे ls-l, तो देखो यहाँ पे बाकी जितनी फाइल्स थी named.ca, named.mt, इन सब में क्या था, रूट यूजर ओनर था और named जो था वो ग्रुप ओनर था। आपने जो फाइल अभी बनाई है इसमें रूट यूजर ओनर है, रूट ही ग्रुप ओनर है, और यूजर ओनर और ग्रुप ओनर के पास रीड राइट और रीड है, बाकियों के पास कुछ नहीं है। तो इस फाइल को पढ़ेगा कौन, रूट ही पढ़ सकता है ना सिर्फ। लेकिन हम चाहते हैं कि ये फाइल कौन पढ़े, आपका नेमडी सर्वर या नेमडी की सर्विस। तो नेमडी की सर्विस इस फाइल को पढ़ नहीं पाएगी क्योंकि अदर्स के पास कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रुप ओनर चेंज करेंगे, बहुत जरूरी है वरना जोन लोड नहीं होगी। तो हमने किया chgrp नेमडी, आपकी मशीन पे नेमडी नाम से ग्रुप है। जब हम जैसे क्या कहते हैं उसको, VSFTP डी इंस्टॉल करते हैं तो FTP नाम से आपकी मशीन पे यूजर बन जाता है। जब आप HTTP इंस्टॉल करते हैं तो आपकी मशीन पे अपाचे नाम से यूजर बन जाता है, और जब आप बाइंड इंस्टॉल करते हैं तो आपकी मशीन पे नेमडी नाम से एक यूजर बन जाता है। तो हमने लिखा कि नेमडी नाम का जो ग्रुप है वो इस फाइल का ग्रुप ओनर बन जाए। अब अगर देखेंगे ls-l से, तो आ गया नेमडी ग्रुप ओनर है, और क्योंकि ग्रुप ओनर को रीड मिल रहा है तो नेमडी इस फाइल को पढ़ लेगा अब, राइट। अब हमने यहां से किया systemctl रीस्टार्ट नेमडी, हो गई है रीस्टार्ट। अब आप इसको ट्राई करो नाम रिजॉल्व करा के। हमने लिखा ns lookup, अब जो नाम हमने वहां पे दिए थे, सपोज server9.abc.com, इसका IP एड्रेस क्या है, आर आंसर 1.140। सर्वर 12 का IP एड्रेस क्या है, 141। win7.abc.com 1.151, या www.abc.com। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि www.abc.com, ये इसका सेकंड नेम है सर्वर 9 का, और इसका IP एड्रेस 1.140 है। तो ये सारे नाम कौन रिजॉल्व कर रहा है, आपका DNS सर्वर, राइट। तो इस तरीके से हम किसी डोमेन के लिए DNS सर्वर जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिखना है इसमें, जितने हम एंट्री करेंगे उतना ही रिजॉल्व करेगा, बिल्कुल। DNS में क्या देखो कि DNS में अभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो, मतलब DNS में देखो SOA रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है, नेम सर्वर रिकॉर्ड्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। जो होस्ट रिकॉर्ड है, नेम टू IP मैपिंग, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे पीसी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैन्युअली रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो उसमें क्या हो, ऑटोमेटिक भी होता है वो डायनेमिक DNS के थ्रू। एक्चुअली में यहाँ पे डोमेन कोई है नहीं, जैसे विंडोज में होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। विंडोज में जब आप किसी क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन कराते हैं तो उसका नाम और उसका IP एड्रेस DNS सर्वर पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है, उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। लिनक्स में भी होगा, लेकिन जब आप LDAP सर्वर बनाएंगे, है ना, या अगर आपने DDNS यूज कर रखा है कि DHCP से IP असाइन कर रहे हैं और DHCP जो है आपके बिहाफ पे वहां पे नाम रजिस्टर करा देता है,
ना दैट इज पॉसिबल, लेकिन वो हम कर नहीं रहे हैं, वो फिर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, उस पर हम नहीं जा रहे। तो डायनेमिकली भी नाम जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये इसमें आपकी कॉन्फ़िग, ये जो फाइल हमने बनाई है, कॉपी वाली कमांड लिख ली थी ना? कौन सी? CHJRP? हाँ, वो पहले कर लो बाद में कर लो, एक ही बात है। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, डेटाबेस फाइल है ये। मेन कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे ये जोन बनाया उसमें क्या दिखना है? उसमें लिखा नहीं अच्छा, लिखा नहीं है अभी। एक मिनट।